नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम पिछली कक्षा में बच्चों रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ रहे थे और जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक एकांकी है और अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि एकांकी क्या कहलाती है। इसमें इतने सारे पात्र हैं और सिर्फ उमा को छोड़कर बाकी सभी से एक बार आपका परिचय हो चुका है। अब तक हमने ये पढ़ा, बच्चों में थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाबू राम स्वरूप जो हैं वो एक अच्छे आदमी हैं और उनकी एक बेटी है, उसका नाम है उमा। और उमा जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है और उसे गाना बजाना भी आता है। हालांकि अभी ये बात आपके सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ आपने ये सुना है कि बाजा के रूप में सितार और हारमोनियम मंगवाया था राम स्वरूप ने। तो उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो गाना बजाना भी जानती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। और राम स्वरूप उसकी शादी तय किए हैं एक शंकर नाम के लड़के से। शंकर जो लड़का है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है और लखनऊ में ही वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। और उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद एक प्रतिष्ठित वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। लेकिन जो उनकी सोच है वो अच्छी नहीं है। उनकी सोच कुछ ऐसी है बच्चों की, वे कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख लेती हैं तो उनका स्वभाव जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो घर को तोड़ देती हैं। जो पढ़ी लिखी बहू है वो घर को तोड़ देती है, इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन बहुएं जो आपकी आ रही हैं वो कम पढ़ी लिखी लाइए। तो इतनी खराब मानसिकता है उनकी, ऐसी खराब सोच है उनकी। और उन्हीं के लड़के से, शंकर से, राम स्वरूप अपनी योग्य लड़की की शादी तय कर देते हैं। और उनकी मजबूरी है कि शंकर से अगर शादी करनी है तो अपनी लड़की की शिक्षा छिपानी पड़ेगी। इसलिए वे पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं कि किसी को ये पता न चले कि उनकी जो लड़की उमा है वो कितनी पढ़ी लिखी है। तो उमा की शिक्षा को छिपा रहे हैं वो। और भूले से प्रेमा के मुंह से निकले मत, इसलिए प्रेमा को एक बार डांटते भी हैं कि भूल के भी अपने मुंह पे मत लाना कि उमा कितनी पढ़ी लिखी है। क्योंकि गोपाल प्रसाद और शंकर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की घर में आए, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की वो नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है शिक्षा को छिपाना। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखते हैं। इसी में एक नौकर है जो थोड़ा हंसाता है। घर में मक्खन नहीं है तो उससे मक्खन लाने जाना होता है, लेकिन वो सबकी बात सुनने लगता है, सबका मुंह देखने लगता है। तो फिर उसको डांट के भगाते हैं कि जाओ मक्खन लेके आओ। फिर शुरू में कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू कहाँ था, सबसे पीछे खड़ा था क्या। तो वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे कि सभी लोग हंसते हैं। कहते हैं कि जा धोबी के यहाँ से धुली हुई चद्दर ले आना, तो वो मालकिन से धोती मांगने पहुंच जाता है। मालकिन बहुत नाराज होकर आती है कि अभी तो धोती बदले थे, अब दोबारा धोती की क्या जरूरत पड़ गई। तो इस तरह से रतन भी एक इसमें अच्छा चरित्र है जो बीच बीच में लोगों को हंसा रहा है। इसी बीच क्या होता है कि वो लड़की देखने वाले लोग लड़की देखने आ जाते हैं, यानी गोपाल प्रसाद और शंकर जो हैं वो राम स्वरूप के घर आ जाते हैं। और राम स्वरूप बिल्कुल हड़बड़ाते हैं, फिर उनको जी हजूरी करके अंदर ले आते हैं। फिर दोनों लोग उनके घर में बैठते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। शंकर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वो, उसकी आवाज़ बहुत पतली है, वो कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों जैसा है, उसकी कमर भी झुकी हुई है और उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। मतलब कुल मिला के जैसा कि एक खराब चरित्र वाले जो लड़के होते हैं वैसा ही लड़का है वो। उसकी कुल योग्यता इतनी है कि वो एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो बड़े आव भगत के साथ राम स्वरूप दोनों लोगों को भीतर ले आते हैं। सजा हुआ कमरा है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उन्होंने कमरा सजाया था, उसमें बैठाते हैं। और अब यहीं तक हमने
पिछली कक्षा में रीढ़ की हड्डी पाठ को यहीं पर हमने छोड़ा था। अब हम इससे आगे चल रहे हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 32, पहला पैराग्राफ हम पढ़ लिए थे। राम स्वरूप, जो पहला ही राम स्वरूप का जो संवाद है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों आप भी अपनी किताब खोल लीजिए और बार बार मैं आपको समझाता हूं बच्चों की बहुत ही गंभीरता से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक पंक्ति से सवाल बनते हैं, एक एक पंक्ति से सवाल बनते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बच्चों इस पंक्ति को बहुत ध्यान देना, क्योंकि इस पंक्ति से ऐसा सवाल आएगा, है ना। जैसे कि शंकर है तो उसकी विशेषता के बारे में अनेक बात कही गई है, उसके दुर्गुणों के बारे में अनेक बात कही गई है, तो वो कौन कौन से दुर्गुण हैं, है ना। और गोपाल प्रसाद के बारे में बताया गया कि वो वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, समाज सेवा करते हैं, है ना। तो उनके बारे में भी सवाल आ सकता है। प्रेमा के बारे में सवाल आ सकता है। कुछ बच्चे प्रेमा और उमा में ही भ्रमित हो जाते हैं कि लड़की का नाम उमा है कि प्रेमा है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने भीतर एकदम साफ रखिए, कहीं से भी शक या संशय की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसका नाम क्या है। कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि गोपाल प्रसाद लड़की के पापा का नाम है कि राम स्वरूप नाम है, इसमें भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक, सारी बात समझ में आ गई। मैंने आपको जहां तक हमने पढ़ा था एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति आपको करा दी। अब चलिए मैं आगे पढ़ता हूं, आप सभी मिलाइए। और फिर वही बात कि अगर आपको कहीं कोई परेशानी होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। राम स्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए, इधर इधर। जब वो लोग आते हैं तो आइए आइए अरे आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। तशरीफ लाना मतलब आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ उठिए, है ना, उसको तशरीफ कहते हैं। तशरीफ लाइए इधर इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत, गोपाल प्रसाद एक डंडा लेके आते हैं। अक्सर आप देखिएगा कि जो कुछ समय पहले तक जो बुजुर्ग थे वो डंडा लेके, बेंत वाला, ऐसा वाला डंडा बेंत वाला लेके चलते थे, है ना। तो वो पकड़े रहते हैं तो वो उनके हाथ से छूट जाता है। राम स्वरूप, यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। फिर वो जल्दी से बेंत जब गिरता है तो राम स्वरूप जो है वो झुक करके बेंत को उठाते हैं, उठा करके कहते हैं अरे लाइए लाइए मुझे दीजिए। फिर वो ले जा करके एक कोने में रखते हैं और फिर वही अपनी आओ भगत वाली स्थिति में आ जाते हैं आइए आइए, घर ढूंढने में किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जैसा कि एक औपचारिकता होती है मेहमानों के साथ बातचीत करने में, वैसा ही वो करते हैं। गोपाल प्रसाद, खखार कर इसको बोलते हैं खखारना। जब बात शुरू करते हैं तो आवाज फंसी हुई रहती है ना, तो लोग ऐसे करते हैं ऐसा खखार कर। नहीं नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। गोपाल प्रसाद बोले अरे नहीं नहीं भाई, हमको तो यहाँ आना ही था, है, और तांगा वाला भी आपका घर जानता था और फिर हमको यहाँ आना ही था, तो हम रास्ता कैसे भूल जाते, रास्ता क्यों नहीं मिलता। राम स्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम है? आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है ना, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी खड़ी कर दी राम स्वरूप कह रहे हैं कि मैं आपको परेशान किया और गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि अरे नहीं साहब, परेशानी की क्या बात है, परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने ही आपको परेशान किया। अरे भाई, आपको अपनी लड़की की शादी करनी है और मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, तो ये तो हम दोनों का ही काम है, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात। राम स्वरूप ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। कांटों में घसीटने लगे मतलब आप, मतलब
मतलब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। जब गोपाल प्रसाद बोले कि भाई हमारा भी तो गर्ज है आपके घर आना, हमको भी तो अपने लड़के की शादी करनी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप ही को मुझसे काम है, मुझे भी तो आपसे काम है। तो राम प्रसाद बोले कि लीजिए, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए, मेरा ही गर्ज है, मैं ही आपके दरवाजे पर आया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए, वो तो आपका एहसान है कि आप हमारे घर आ गए। इस तरह की बात वो कहना चाहते थे। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। मतलब राम स्वरूप अपने आप को इतना नीचे कर रहे हैं लड़के वालों के सामने कि अपने आप को सेवक कह रहे हैं गोपाल प्रसाद के, कि बताइए हम तो आपके सेवक की तरह हैं। मतलब कि लड़की का जो पिता है वो लड़के के पिता के सामने अपना स्तर बहुत नीचे कर लेता है, विनम्रता से एकदम झुक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो लड़की का पिता है। ऐसे भी आप शादियों में देखिए, लड़की के पिता हमेशा झुकी हुई मुद्रा में रहते हैं। इस समाज ने एक ऐसा नियम बना दिया कि लड़के वाले जो हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और लड़की वाले जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते। ये एक मानसिकता इस समाज में बनी हुई है, इसीलिए राम स्वरूप कहते हैं हम तो आपके नौकर सेवक जैसे ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और ये दोनों आपस में बातचीत किए, फिर अचानक राम स्वरूप को लगा कि अरे मैं तो लड़के से बात ही नहीं कर रहा हूँ, लड़का भी बैठा हुआ है। तो अचानक लड़के की तरफ मुड़े और बोले, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? बगल में शंकर बाबू बैठे थे जिनसे शादी होनी है। तो राम स्वरूप अब उसकी तरफ मुड़े, और बताइए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टी वुट्टी लेकर के आए हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया। फिर शंकर बोलता है कि नहीं, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन वीकेंड मतलब बच्चों सप्ताह के अंतिम 2 दिन, उसको वीकेंड बोलते हैं। मतलब शनिवार की भी छुट्टी और रविवार की भी छुट्टी। तो वही कह रहा है कि मैं वीकेंड में चला आया हूं। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। राम स्वरूप जानना चाहते हैं कि अभी पढ़ाई कितनी बची है, तो पूछते हैं कि आपका कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर बचा होगा। तो देखो शंकर क्या जवाब देता है। शंकर बोलता है, जी हाँ, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। मतलब वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो खुद ही कह रहा है कि मैंने भाई, सवाल ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कॉलेज खत्म होने में अब कितने साल और बचे हैं, तो आप बता देंगे कि भाई मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बचा हुआ है 2 साल और। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2-3 साल, मतलब कि आप ये खुद नहीं जानते कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे, तो 1 आध साल की आप मार्जिन लेकर के चल रहे हैं। तो जब राम स्वरूप शंकर से पूछते हैं कि आपका कितना बचा हुआ है कॉलेज, तो वो बोलता है यही कोई साल 2 साल। मतलब उसको खुद नहीं मालूम है कि मैं 1 साल में अपनी फाइनल परीक्षा पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, इसलिए वो साल 2 साल बोलता है। और खुद ही बेशर्मों की तरह हंस के कह रहा है कि 1 आध साल की मार्जिन रखता हूं, मतलब मैं 1 आध साल एक्स्ट्रा लेके चलता हूं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तो जब शंकर बोलता है कि भाई साल 2 साल, मैं 1 आध साल मार्जिन लेके चलता हूं, तो गोपाल प्रसाद उसको बचाने का काम करते हैं। कहते हैं कि अब इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए ये 1 आध साल इसका गड़बड़ा गया था, और इसीलिए ये कह रहा है साल 2 साल, नहीं तो अगर तबीयत अच्छी रहती तो ये तो बहुत तेज है पढ़ने में। फिर कहते हैं कि आजकल के लड़के बड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि शंकर बहुत दुबला पतला था, तो शंकर को बचा रहे हैं यहाँ पे वो, कि शंकर क्यों दुबला पतला है, क्यों इसकी ये इतना मरियल सा दिख रहा है। तो उसको छुपाने के लिए बता रहे हैं कि ये बीमार हो गया था। तो क्या बताएं, इसी उम्र में इन लोग को रोग सताता है। फिर वो अपने बारे में कहते हैं, एक हमारा जमाना था,
मतलब हर आदमी जो है ना अपने समय को आज के समय से ज्यादा अच्छा समझता है। तो बोल रहे एक हमारा जमाना था जब हम स्कूल से आते थे तो दर्जनों कचौड़ियां खा जाते थे। कचौड़ी मतलब जानते हो ना, पूड़ी कचौड़ी। और फिर खाना खाने बैठते थे तो उतनी की ही उतनी भूख, मतलब इतना खाते थे कि हमारा शरीर बहुत पुष्ट और बुलंद रहता था। असली जवान हम लोग थे, ये लोग क्या जवान है। मतलब गोपाल प्रसाद के कहने का मतलब है कि युवा अवस्था में आदमी अगर खूब खींच के खाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर राम स्वरूप भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो तो गप्पबाजी तो हो ही रही है, दोनों एक दूसरे से गप मार रहे हैं। तो राम स्वरूप बोलते हैं कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी, मैंने एक पैसे में दो कचौड़ी आती थी, सस्ता का जमाना था, इसलिए हम लोग बहुत सारा खा जाया करते थे। तो गोपाल प्रसाद और एक्साइटेड हो जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, उनको अपनी पुरानी बातों में बहुत मजा आने लगता है। तो वो और एक दो बात अपनी बताते हैं। बोलते हैं जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आ जाती थी। बालाई मतलब मलाई, मलाई दूध मलाई बोलते हैं ना, भाई बालाई आ जाती थी। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले इतनी मलाई में खा करके हजम कर लेता था, इतना अच्छा मेरा पेट था। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि खूब मलाई खा लिया करते थे, पचा लिया करते थे, और हमारे समय में तो खेल भी इतना नहीं होता था। आजकल तो बहुत सारा खेल है, तो खेल खेलने वाले लड़के भी आजकल कमजोर हो जा रहे हैं। हमारे जमाने में तो खाली हॉकी और क्रिकेट हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी मजाल है कि हमारी तबीयत खराब हो जाए। इतने मजबूत हुआ करते थे हम लोग खा के कि क्या बताएं। मतलब गोपाल प्रसाद का कुल मिला के ये कहना है कि खूब खाते थे, खाना ही हमारा काम था, और हम बहुत मजबूत थे। अपने जमाने की बात बता रहे हैं। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमजोर है, शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं। और जैसे ही जब जब गोपाल प्रसाद बोले कि इतना इतना मैं खा लेता था, और मालूम किसी की मजाल की कोई कह दे कि लड़का कमजोर है, तो शंकर और राम स्वरूप दोनों बात सुन रहे हैं, तो दोनों हे हंसना शुरू कर देते हैं। खीसे निपोरना, कल मैं बोला था ना कि अगर आपको जानना है खीस निपोरना, तो एक बार अपने मम्मी पापा से भी पूछिए कि खीस निपोरना किसे कहते हैं, और अच्छे से समझा देते हैं। खीस निपोरना मतलब दांत दिखा के और हे करते हुए हंसना, ठीक है। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही अलग थी। मतलब राम स्वरूप को कोई काम नहीं था, जो गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं उसमें हाँ 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 में हाँ मिला रहे हैं। गोपाल प्रसाद तब और पावर में आ गए और जोशीली आवाज में बोले। और पढ़ाई का तो ये हाल था साहब कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। देखो कितना गप मार रहा है, कह रहा है और पढ़ाई का तो ये हाल था कि एक बार बैठे जनाब तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। मतलब 12 घंटे इस टेबल कुर्सी छोड़ते नहीं थे। जनाब मैं सच कहता हूं, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। सब अपने जमाने की बात बता रहे हैं कि हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, हमारे जमाने में, आजकल के जमाने में तो कुछ भी नहीं। हमारे जमाने में तो वो पढ़ाई करते थे, वो पढ़ाई करते थे कि एक बार बैठे तो 12 घंटे सीटिंग किए। हमारे जमाने में तो वो अंग्रेजी लिखते थे, वो अंग्रेजी लिखते थे कि आजकल के एमए बीए भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो गोपाल प्रसाद का जमाना बहुत अच्छा था उनके अनुसार, और आज का जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। राम स्वरूप, जी हाँ ये तो है ही। और राम स्वरूप को तो और कोई काम था नहीं,
जो गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं उसमें वो जी हाँ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। किसी भी सूरत में उन्हें अपनी लड़की की शादी गोपाल प्रसाद के लड़के से करनी है, और वो किसी भी स्थिति में गोपाल प्रसाद को नाराज करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें फुसला रहे हैं, है ना, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, है ना, कि जो गोपाल प्रसाद कह दें वो सब ठीक है। जी हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और झूठ मूठ का हंस भी रहे हैं। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना मतलब अपने को रोक पाना। कहते हैं कि हमारे जमाने की जब बात हमको याद आती है, जब हम लोग जवान थे, तो अपने आप को जब्त करना मतलब रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। और शंकर भी मतलब वो खीस निपोर के पतली आवाज वाली हंसी हंसता है ना, तो शंकर भी हंसता है बिना मतलब का, राम स्वरूप भी हंसते हैं बिना मतलब का। और बकवास कौन कर रहा है? गोपाल प्रसाद। और बार बार क्या कह रहे हैं? एक हमारा जमाना था, एक हमारा जमाना था, हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे जमाने में तो वैसा था। समझ रहे हैं? तो ये जो बात है बच्चों, ये आपको वर्तमान में जो चल रहा है उसको समझने नहीं देती है। इस तरह की आदतें, आप अगर अपनी दृष्टि साफ नहीं रखिएगा तो आज की बात आप कैसे समझ पाइएगा? अगर आप हमेशा ये कहें कि हमारे ही समय की बात अच्छी है, आज कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आधुनिक जमाने की जो अच्छी बातें हैं वो भी आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। भाई दिनों दिन दुनिया में मनुष्य ने बच्चों तरक्की ही की है। दिनों दिन दुनिया पहले से बेहतर होती गई है। ये बात अलग है कि हम अपनी अज्ञानता में अब पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में देखिए तो मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। आप सोचिए ना कि मनुष्य, ये वही मनुष्य है जो जंगलों में रहता था। अगर मनुष्य प्रगति नहीं करता तो आज हमारे हाथ में मोबाइल जैसी चीज होती क्या? बताइए आप मुझे। तो ये कहना कि सब कुछ हमारे ही जमाने में अच्छा था, ये अच्छी बात नहीं है। आज के जमाने में भी ढेर सारी चीजें पहले के की तुलना में बहुत अच्छी हैं। ठीक है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। ध्यान दो क्या कह रहे हैं। अचानक उन्होंने अपना मूड बदला और बोले, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात हो जाए। आप अंदाज लगा सकते हैं वो किस बात को बिजनेस की बात कह रहे हैं? जरा अंदाज लगाइए। गोपाल प्रसाद अचानक मजाक की बात छोड़कर, मजाक की बातें छोड़कर अचानक कह रहे हैं कि अच्छा तो ठीक है, अब ये सब तो बहुत बातें हो गई, अब बिजनेस की बात हो जाए। किसको बिजनेस की बात कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, शादी तय करने आए हैं, शादी को बिजनेस की बात कह रहे हैं। सोचिए कितनी खराब मानसिकता है उनकी कि वो अपने बच्चे की शादी तय करने आए हैं और उसे कह रहे हैं कि तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। और इस बात को सुनकर राम स्वरूप चौंक जाते हैं। क्या कहते हैं देखिए। राम स्वरूप, पन्ना पलटिए, देखिए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस, ओहो ओहो हो, हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो जब वो कहते हैं कि बिजनेस की बात हो जाए तो राम स्वरूप चौंक जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत समझ जाते हैं कि गोपाल प्रसाद बिजनेस की बात किसे कह रहे हैं। वो शादी तय करने की बात को बिजनेस की बात कह रहे हैं। तो फिर हंसते हैं और बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं समझ गया, चलिए कोई बात नहीं, पहले नाश्ता तो कर लीजिए फिर बात करते हैं आगे। उठते हैं और उसके बाद उठ करके अपना जो प्लेट है वो उसको देते हैं। गोपाल प्रसाद,
ये सब आप क्या तकल्लुफ कर रहे हैं? तकल्लुफ करना मतलब क्या मतलब आप औपचारिकता निभा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करना। तो वो औपचारिकता निभा रहे हैं। कोई आता है घर में तो चाय पानी मीठा तो सब उठ के देने लगते हैं, तो बोलते हैं अरे अरे रहने दीजिए, ये तो सब तकलीफ आप क्यों कर रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं तकल्लुफ किस बात का ये तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर होता हूँ। बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, मेरे घर आए हैं, वह मेरी किस्मत है, वरना मैं किस काम का आदमी हूँ। राम स्वरूप अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं और गोपाल प्रसाद को बहुत ऊंचा बता रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है ये तो आप समझ ही रहे हैं। और उठ करके फिर रामस्वरूप अंदर जाते हैं। तो अंदर क्या करने गए होंगे? दो तीन बातें कहने गए होंगे। एक तो अपनी पत्नी से कहते होंगे कि उमा को तैयार कर दो, ये भी कहने गए होंगे। दूसरा, भीतर जो है चाय वाय नमकीन वमकीन की व्यवस्था है वो लेकर के आने के लिए भी गए होंगे, क्योंकि नौकर तो है नहीं। नौकर कहाँ चला गया है बताओ? मक्खन लेने। ठीक। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में। तो जब राम स्वरूप अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद और शंकर अब अकेले बैठे हुए हैं। तो दोनों आपस में धीरे धीरे फुसफुसा के बातचीत करते हैं। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? पूरे घर को ऐसे देखते हैं, यार घर तो अच्छा है, आदमी मालदार मालूम होता है, अच्छा पैसा वाला आदमी है यार। मतलब अब वो बाप बेटा जो है गणित लगाने लगते हैं कि कितना माल जो है इनसे दहेज के रूप में लिया जा सकता है। समझ रहे हैं? थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है। मतलब बाप बेटे ने मकान वकान देखकर इन लोगों को पास तो कर दिया कि ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन लड़की कैसी है इसको भी देख लें। शंकर जी, शंकर जो है लजाता है थोड़ा सा और बोलता है जी। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है और फिर शंकर फिर इधर उधर देखना शुरू करता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? गोपाल प्रसाद उसको डांटते हैं। वो बिल्कुल मैंने ऐसे ऐसे करके देखते रहता है बेवकूफों की तरह। तो उसको डांटते हैं कि क्या देख रहे हो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। क्योंकि वो शंकर जो है एक अजीब तरह का लड़का है। क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक के क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है। गोपाल प्रसाद डांटते हैं अपने लड़के को, अरे ठीक से बैठो गधे कहीं के, शादी तय करने आए हो, झुक के बैठे हुए हो, लग रहा है जैसे कि एकदम 4 दिन से बीमार पड़े हुए हो। क्या इधर उधर देख रहे हो, गधे से बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन नहीं है, गधे कहीं के। खूब जोर से डांटते हैं शंकर को, क्योंकि देखो उन्हें भी कहीं ना कहीं चिंता है कि मेरे लड़के में कमी है। मेरा लड़का जो है वो बहुत बेहुदा किस्म का लड़का है, ये जानते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन लड़के की क्या खूबी है कि वो एमबीबीएस कर रहा है, कि वो डॉक्टरी कर रहा है। कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ने लिखने में ठीक हैं तो 2-4 शरारतें भी आपकी माने छोड़ दी जाएंगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी अनदेखा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है तो आप थोड़ी सी भी शरारत करेंगे तो आप पकड़ में आ जाएंगे। तो यही हाल जो है वो शंकर का भी है कि वो डॉक्टरी कर रहा है, इसलिए उसकी 100 गलतियां माफ है। तो अभी ये दोनों बाप बेटा आपस में डांट डपट कर ही रहे थे। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। राम स्वरूप जो है वो चाय लेकर के आते हैं और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी रहे होंगे कि बताओ मुझे चाय लाना पड़ रहा है, कमबख्त नौकर रहता तो नौकर लेके आता तो थोड़ा इमेज भी पड़ता, थोड़ा इम्प्रेशन भी पड़ता कि हाँ इनके यहाँ नौकर है। लेकिन वो चला गया है मक्खन लाने और खुद ही बेचारे चाय वाय लेकर आते हैं और ट्रे जो है वो मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं, गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए
आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो क्या जायका रहेगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि देखिए, जम के चीनी डालिए, खूब बढ़िया दूध डालिए और एकदम मीठी चाय बना के दीजिए। ये सब आज के फैशन वाली फीकी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। राम स्वरूप कहते तो आप बिल्कुल सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं और ऐसा कहते हुए वो कप जो है वो गोपाल प्रसाद को पकड़ाते हैं। शंकर खंखार कर, अब शंकर जो है उससे रहा नहीं जाता है तो वो कुछ बोलना चाहता है तो बोलता है, तो वही खंखार कर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मजा लेता है वो अपने पिताजी के ऊपर। उसके पिताजी कहते हैं ना कि मुझे तो मीठी चाय पसंद है, तो शंकर बोलता है कि सुना है सरकार अब चाय पीने वालों पर चीनी पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि अगर सरकार को कमाई करनी है तो बस एक टैक्स लगाइए। कौन सी टैक्स? सुनो बच्चों। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, अभी गोपाल प्रसाद को चाय दी है, अब शंकर को चाय दे रहे हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को अगर कमाना है तो एक ही प्रकार का टैक्स लगाना चाहिए। तो राम स्वरूप कहते हैं कौन सा टैक्स? देखो गोपाल प्रसाद कितना बदमाश है, देखना। खूबसूरती पर टैक्स। पूरा पूरा सुनो तो समझ में आएगा। खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले भी चू नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। सोचो, कह रहे हैं गोपाल प्रसाद कि सुंदरता पर टैक्स लगा देना चाहिए और हर आदमी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हर महिला के ऊपर, यहां महिला के ऊपर कह रहे हैं कि हर महिला पर यह छोड़ दिया जाए कि वो कितना टैक्स देना चाहती है। ये तय कर दिया जाए कि जो महिला अपने आप को जितना ही ज्यादा सुंदर मानती है वो उतना ही ज्यादा टैक्स दे। तो कोई भी महिला अपने आप को खराब तो मानेगी नहीं, तो ज्यादा टैक्स देने वालों की होड़ मच जाएगी कि मैं सुंदर तो मैं सुंदर तो मैं सुंदर तो मैं सुंदर। तो आप देखिए कि गोपाल प्रसाद के भीतर महिलाओं को लेकर के कोई इज्जत सम्मान नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है कि वो ये कह रहा है कि सुंदरता पे टैक्स लगा देना चाहिए और महिलाएं जो अपने आप को ज्यादा सुंदर समझेंगी वो ज्यादा टैक्स देंगी। तो इस तरह की बेकार और बेहुदा बात करने वाला आदमी अच्छा हो सकता है क्या? सोचिए आप। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, अब राम स्वरूप की तो मजबूरी है हंसना, तो हंसते हैं। वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बहुत बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। अब राम स्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुंदरता का मामला आजकल बहुत ज्यादा मायने रखने लगा है। सब लोग अपने आप को सुंदर महसूस करने लगे हैं और सुंदर ही खोजने लगे हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, सुंदर हो कोई कीमत हो, हमारे जमाने में सब चलता था। गोपाल प्रसाद को थोड़ा सा इससे शक होता है कि राम प्रसाद ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहीं इनकी लड़की सुंदर नहीं है क्या? भाई समझने की कोशिश करो बच्चों। राम स्वरूप कहते हैं कि आजकल लोग सुंदरता ज्यादा खोज रहे हैं, जबकि सुंदरता नहीं खोजना चाहिए, लड़की के गुण देखने चाहिए। तो गोपाल प्रसाद को का माथा ठनकता है कि ये राम स्वरूप ऐसा क्यों कह रहा है? क्या इसकी लड़की सुंदर नहीं है? क्या वो अपनी लड़की को इस तरह से कह के बचाना चाहते हैं कि लड़की का गुण देखिए, सुंदरता मत देखिए? तो गोपाल प्रसाद को ये बात ठीक नहीं लगती है। देखो क्या बोलते हैं आगे। और ऐसा कहते हुए वो समोसा देते हैं, तो गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं। फिर वो शंकर से पूछते हैं राम स्वरूप, शंकर की तरफ मुखातिब होकर मतलब मुंह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? आप क्या सोचते हैं शंकर बाबू? तो शंकर बोलता है किस मामले में?
यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। यही कि शादी तय होने में लड़कियों का सुंदर होना कितना जरूरी है। लड़कियों का सुंदर होना जरूरी है कि लड़कियों का गुणवान होना जरूरी है। ये सवाल जो है वो राम स्वरूप शंकर की तरफ उछालते हैं, शंकर से पूछते हैं। तो देखो गोपाल प्रसाद बीच में टपकते हैं, बीच में ही। ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का सुंदर होना, खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम और आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होंगी। आपकी लड़की तो ठीक है ना। अब सोचिए, राम स्वरूप कहते हैं कि भाई शादी तय करने में सुंदरता ज्यादा अहम भूमिका महत्व रखता है, सुंदरता महत्व रखता है कि गुण महत्व रखता है। तो गोपाल प्रसाद जो है वो बात को बीच में काट देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हमारे लिए तो सुंदरता ही महत्वपूर्ण है। आपकी लड़की तो सुंदर है ना, कहीं आप अपनी लड़की, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़की सुंदर नहीं है इसलिए आप ये डायलॉग मार रहे हैं। आपकी लड़की तो सुंदर है ना। बात यह है कि हम और आप मान भी जाएंगे लेकिन घर की औरतें नहीं मानती हैं, उनको तो सुंदर बहू ही चाहिए। और कैसे भी है, क्रीम पाउडर लगा के भी सुंदर हो जाए तो ठीक है, चलेगा। सोचिए कैसा आदमी है गोपाल प्रसाद। बच्चों तो पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना। तो राम स्वरूप हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो तो अभी आप देख ही लीजिएगा, वो तो आप लड़की देखने ही आए हैं, वो तो अभी आपके सामने आ ही जाएगी। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। अब क्या देखें, अब आपसे इतनी बात हो गई है तो एक तरह का ये रस्म ही है, अब तो शादी तो हम करेंगे ही। फिर राम स्वरूप ये तो आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल गया होगा। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब गोपाल प्रसाद जो है वो कुंडली की बात करते हैं। बच्चों आपको पता है ना, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि हर आदमी की एक कुंडली होती है जिसको ज्योतिषी बनाते हैं। तो शादी जब तय होती है तो लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि लड़के के कुंडली का गुण अगर लड़की की कुंडली के गुण से मिलता है तो जितना ही ज्यादा गुण मिलेगा उतना ही माना जाता है कि इस लड़के लड़की, ये जो दोनों लड़के लड़की हैं, इनका पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा रहेगा, इनका जीवन, इनका परिवार बहुत अच्छा रहेगा, ये लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं। और जितना ही कम गुण मिलता है तो थोड़ा सा सोचने की बात होती है कि शादी करें कि ना करें। ये हमारे भारतीय समाज में एक प्रचलन है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली आपस में मिलवाई जाती है। तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि जायचा मिला कि नहीं। जायचा मतलब जन्मपत्री, मतलब कुंडली, कुंडली मिली कि नहीं। तो राम स्वरूप कहते हैं अरे कुंडली का क्या है? भगवान के चरण में रख दीजिए, अपने आप मिल जाएगी। मतलब ये कि जहां कुंडली मिलवाई जाती है, जो लोग कुंडली देख के मिलान करते हैं उनको धीरे से 100 रुपए पकड़ा दीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा वो लोग बना देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब राम स्वरूप जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि कुंडली मिलवाना कोई बड़ा काम नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा, है ना। क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपया दे करके कुंडली भी मिलवाई जा सकती है, ऐसा। तो जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। फिर थोड़ी देर रुक के बोलते हैं लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में एक भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। गोपाल प्रसाद अचानक एक इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं सब ठीक है लेकिन मैं एक बात सुन रहा हूं, वो बात गलत है ना, सही तो नहीं है। अब राम स्वरूप घबराते हैं, कौन सी बात सुन लिए भाई ये। राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, देखिए साफ बात कहते हैं साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को।
बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो शंकर बोलता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए ही नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? हैं? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी है। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। मतलब ये कि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मैंने कुछ सुना है आपकी लड़की के बारे में, वो गलत है ना? तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं, क्या सुना है आपने? तो बोलते हैं यही कि वो पढ़ी लिखी है। देखिए भाई, हमको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमको ग्रेजुएट लड़की नहीं चाहिए, हमको 11वीं 12वीं तक पढ़ी हुई, मैट्रिक तक पढ़ी हुई लड़की से काम चल जाएगा। क्यों शंकर? तो शंकर बोलता है, हाँ भाई, हमको नौकरी तो करानी नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, वो क्या है कि लोग कहते हैं कि लड़कों को बहुत पढ़ाया है तो बहुओं को भी कम से कम ग्रेजुएट बहू लीजिए। अब भाई, हम ग्रेजुएट बहू लेके क्या करेंगे? कोई नौकरी तो करानी नहीं है। ग्रेजुएट बहुएं आ जाएंगी तो लगेंगी अंग्रेजी अखबार पढ़ने, लगेंगी पॉलिटिक्स पे बात करने, लगेंगी घर तोड़ने, हैं? अपने आप को सुपीरियर समझेंगी, किसी की बात नहीं सुनेंगी। तो भैया, हमको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, जो बात सुने। आप सोचिए बच्चों, आप सभी समझिए कि क्या पढ़ लिख लेने के बाद आदमी बेकार हो जाता है? क्या जो लड़कियां पढ़ ली हैं वो घर का काम नहीं करती? क्या जो लड़कियां पढ़ लिख ली हैं वो सबका अपमान करते फिरती हैं? बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो घर को संभाल रही हैं। तो यहाँ तो जनाब गोपाल प्रसाद उल्टी बात ही कर रहे हैं कि हमको ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। दरअसल उन्हें अपने घर के लिए बहू के रूप में एक नौकरानी चाहिए, कम पढ़ी लिखी हुई, जो डांट भी सहे, चुप रहे, कुछ न बोले, है ना, गूंगी बहू जिसे कहते हैं, वह चाहिए उन्हें। और वैसी ही बहू वो खोज रहे हैं। फिर सब आपस में मजाक भी करते हैं कि मर्द जो है, पुरुष जो है वो श्रेष्ठ होता है और महिलाएं श्रेष्ठ नहीं होती। इसके समर्थन में क्या क्या बोलते हैं वो लोग कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर की दाढ़ी होती है, शेर के गर्दन में बाल होता है, शेरनी के नहीं। तो रामस्वरूप उसका मजाक उड़ाते हैं, हाँ, मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग हैं बच्चों इस समाज में। तो आज घड़ी इशारा कर रही है बच्चों कि आज की जो कक्षा है उसे हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। आप सभी पढ़ रहे हैं इसे। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है कि आप देखिए कि दो लोग मिल करके, एक दो तीन लोग कहिए, मिल करके एक पढ़ी लिखी लड़की का जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। रामस्वरूप चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी लड़की की शादी हो जाए, एक बला टले। ठीक। गोपाल प्रसाद अत्यंत ही घटिया ख्यालों के आदमी है। आज तो आपने उनके बारे में और भी पढ़ लिया, कल तो थोड़ा कम ही पढ़े थे, आज तो बिल्कुल उनका चरित्र सामने है आपके। और उसी तरह से शंकर है, पढ़ने में भी अत्यंत कमजोर है, अपने बाप से डांट भी खा रहा है, उसकी आदतें बहुत खराब है ना। और वो भी कह रहा है कि हाँ, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। मतलब आप उसकी भी मानसिकता देख लीजिए कि वो कैसा आदमी है। तो कुल मिला के इस पाठ में एक तरफ उमा है और दूसरी तरफ उसका हर तरह से उसका बुरा चाहने वाले गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, शंकर। नौकर रतन की तो कोई भूमिका नहीं है, और प्रेमा भी जैसा रामस्वरूप कहते हैं वैसा करती है। अच्छा देखिए, रामस्वरूप की भी मजबूरी है, लेकिन क्या मजबूरी इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दो, वो भी अपनी लड़की का?
अरे शंकर नहीं मिला, कोई और लड़का मिलेगा, है ना। और मैं कहता हूं कि क्या जरूरी है उमा को जबरदस्ती किसी के पल्लू में बांधने की। उमा इतनी पढ़ी लिखी है, हो सकता है कि वो अपने लिए जीवन साथी तलाश कर ले, अच्छा लड़का ढूंढ ले, है ना, जो उसकी योग्यता का सम्मान करे। स्वयं राम स्वरूप को ये प्रयास करना चाहिए कि कोई एक अच्छा, भाई भारतीय समाज में लड़कियां स्वयं अपना वर तलाश नहीं करती, माता पिता ही वर तलाश करते हैं। तो कम से कम माता पिता को अपनी बच्ची के बारे में इतना तो सोचना चाहिए कि मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है तो मैं उसकी शादी कहीं बहुत अच्छे जगह पर करूं। किसी भी शंकर जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे से शादी कर देना सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर है या डॉक्टर होने जा रहा है। तो बच्चों ढेर सारे सवाल हैं इस पाठ से जो उठते हैं, इसे आप सोचिए, थोड़ा समझिए, और आप सोचिए कि आपको क्या बनना है, कैसा लड़का। अगर लड़कियां हैं तो क्या उन्हें उमा की तरह बनना है, या लड़के हैं तो क्या वे शंकर की तरह बनना चाहते हैं। भाई लड़के मुझे बताएंगे कि उन्हें शंकर पसंद है कि नहीं है, और शंकर पसंद नहीं है तो शंकर में कौन कौन सी खराबी है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे, तब मैं जानूंगा कि लड़कों को बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इस एकांकी को समाप्त करेंगे। नमस्कार।